हेलो बच्चों। बेटा जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था इलास्टिक प्रॉपर्टी, यानी कि बेसिकली जो है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स में हम लोगों ने डिस्कस किया था इलास्टिसिटी क्या होती है, प्लास्टिसिटी क्या होती है, यानी कि मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी बॉडी के मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है। फिर उस बॉडी की मटेरियल के साथ साथ हमने देखा था कि उस कंप्लीट बॉडी की प्रॉपर्टी क्या होती है, यानी कि इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने डिस्कस किए थे। ठीक है, अब इसी सीरीज़ में आगे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि किसी भी बॉडी के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों होती है, मतलब कि इलास्टिसिटी के लिए क्या ऐसा फैक्टर है, कौन सा ऐसा कारण है, कौन सा ऐसा काज है जिसकी वजह से किसी भी बॉडी के अंदर इलास्टिसिटी आती है। ठीक है, तो आइए इसको एक मॉडल से समझते हैं, स्प्रिंग मॉडल। स्प्रिंग मॉडल जो है, आप सिंपली एक क्यूब ऐसे कंसीडर कर लो। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे क्यूब्स अगर हम कंसीडर कर लेते हैं, ठीक है, इन क्यूब्स को आपस में हम कनेक्ट कर देते हैं एक स्प्रिंग के थ्रू। ये जो भी आपको साइड्स ये दिख रहे हैं, इनको हमने एक क्यूब से मतलब स्प्रिंग के थ्रू कनेक्ट कर दिया। कुछ इस तरह से ये जो आपको स्प्रिंग दिख रहा है, यानी कि जो बॉक्सेस आपको दिख रहे हैं बिल्कुल लाइक है, मतलब कि इसके जो साइड्स हैं बिल्कुल एक स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ठीक है, अब इन बॉक्सेस पर, यानी कि एक बॉक्स हमने बनाया, ठीक है, और इस पर अगर एक फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, तो फोर्स अप्लाई करने के बाद इसके अंदर हल्का सा डिफॉर्मेशन होगा। यानी कि ये क्या होगी कि मान लिया कि फोर्स अप्लाई किया तो ये जो बॉक्स है ये क्या हो जाएगी, हल्का सा इधर की तरफ मूव करेगी, यानी कि अपर पोर्शन मूव करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये वाला पोर्शन इधर की तरफ मूव कर जाएगा तो स्प्रिंग के अंदर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, टेंशन क्रिएट हो जाएगा, मतलब कि वो थोड़ी सी स्ट्रेच हो जाएगी। ठीक है, जब स्प्रिंग थोड़ी सी स्ट्रेच हो रही है, इसका मतलब क्या है कि उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाता है। ठीक है, वही रीस्टोरिंग फोर्स उसको अगेन जैसे ही हम ये अप्लाइड फोर्स रिमूव कर लेंगे तो वही रीस्टोरिंग फोर्स जो है उसको क्या करेगा, अगेन उसके ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा। भाई जैसे ही हमने ये फोर्स रिमूव कर लिया, ये जो बॉक्स है बिल्कुल आपको दिख रहा था, ठीक है, बिल्कुल इसके जो साइड्स हैं वो सारी चीज़ें जो हैं किससे अटैच्ड हैं, लाइक है स्प्रिंग से ऐसे अटैच्ड हैं हर एक पार्ट। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि जैसे ही हमने अप्लाइड फोर्स को रिमूव किया तो जो रिस्टोरिंग फोर्स इस स्प्रिंग की थी उसकी वजह से वो अगेन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ गया और इसका शेप जैसे दिख रहा था वैसे। सेम यही कॉन्सेप्ट आपका किसी भी मटेरियल की अगर हम बात करें तो उनके मॉलिक्यूल के बीच में इंटर एटॉमिक फोर्सेस होते हैं, या कह सकते हैं कि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस, यानी कि किसी भी बॉडी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस काम करते हैं, और वही इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस
ठीक है, लाइक अ स्प्रिंग, यानी कि जैसे कि हम उस पर फोर्स अप्लाई करते हैं तो हमारे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसके अंदर रीस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो जाती है। ठीक है, वो रीस्टोरिंग फोर्स कौन होता है? लाइक ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, यानी कि मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्सेस काम कर रहे होते हैं, भाई हमारे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करने की वजह से वो फोर्स थोड़े से डिस्टर्ब्ड होते हैं। मतलब कि जैसे हमने उस पर फोर्स अप्लाई किया, तो जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल्स हैं बिल्कुल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से थोड़ा सा अपनी फिक्स पोजीशन पर ऐसे थे, और उसके बाद से जैसे हमने फोर्स अप्लाई किया वो क्या हो गया, यानी कि ये इधर मूव कर गया, ये हल्का सा इधर मूव कर गया, मतलब उनके अंदर को थोड़ा सा क्या हो गया, कंप्रेशन हो सकता है। या अगर मान लिया हमने कि उसको स्ट्रेच किया तो स्ट्रेच मतलब कि उसके बीच में टेंशन क्रिएट हो गया है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि जैसे ही हम अपना फोर्स रिमूव करते हैं अप्लाइड फोर्स को, तो उसके अंदर जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो रिस्टोरिंग फोर्स उसको अगेन उसके ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करती है। ठीक है, तो यही प्रॉपर्टी जिस भी मटेरियल के अंदर रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करने की प्रॉपर्टी होती है, वो मटेरियल जो है लाइक इलास्टिक प्रॉपर्टी शो करता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया कि किसी भी बॉडी के अंदर इलास्टिक प्रॉपर्टी क्यों आती है, क्या रीज़न है इलास्टिक प्रॉपर्टी आने का। तो मेन अगर कॉन्सेप्ट आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द इलास्टिसिटी फॉर एनी बॉडी, तो इसका आंसर आप सीधे लिखोगे, यानी कि एनी बॉडी की बात कर रहे हैं, मतलब यहाँ पे सॉलिड्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी का जो मेन काज है सॉलिड के लिए, इसका आंसर आप लिखोगे क्या, इन अ सॉलिड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स in a solid atoms and molecules are arranged in such a way that each molecule is acted upon by the force due to the neighboring molecule। ठीक है, यानी कि जो पास वाला मॉलिक्यूल है उसकी वजह से, जैसे कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है, यहाँ पे इसको भी अटैच कर लो स्प्रिंग से, ये मॉलिक्यूल है तो इसके पास वाला मॉलिक्यूल ये है, इसके पास वाला मॉलिक्यूल ये है, इसके पास वाला मॉलिक्यूल ये है। तो अगर हम बात करें तो ये जो मॉलिक्यूल है अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल के साथ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ अटैच्ड है, और इसी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के अटैचमेंट की वजह से जब फोर्स यहाँ पे हमने अप्लाई करके इसके अंदर डिफॉर्म करने की कोशिश किया, ठीक है, तो डिफॉर्मेशन की वजह से इसके अंदर जो है रिस्टोरिंग फोर्स, यानी कि लाइक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो रिस्टोरिंग फोर्स के फॉर्म में यहाँ पे एक्टिवेट हो गया है, और वहाँ पे ये इनको अगेन जैसे ही हम इस फोर्स को रिमूव करेंगे तो अगेन उसको ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो आई थिंक ये चीज़ क्लियर हो गया कि रीज़न फॉर द इलास्टिसिटी। तो ये आपका क्या टॉपिक था, रीज़न फॉर इलास्टिसिटी। इसके बाद से अब जाहिर सी बात है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इलास्टिसिटी क्यों होती है, क्या क्या फैक्टर्स होते हैं, इलास्टिक बॉडी क्या होती है, प्लास्टिक बॉडी क्या होती है। अब हम बात करेंगे इनके एप्लीकेशंस में, यानी कि अगर कोई भी बॉडी इलास्टिक है तो उसके साथ क्या क्या घटनाएं हो सकती हैं, क्या क्या इंसिडेंट्स हो सकते हैं, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि कोई भी बॉडी अगर इलास्टिक है, ठीक है, तो उस इलास्टिक बॉडी के अंदर अगर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो सकता है, भाई फोर्स अप्लाई करने की वजह से उसमें क्या क्या फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, कि कौन कौन से फैक्टर्स उसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं। तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो है स्ट्रेस एंड स्ट्रेन का कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। दैट इज स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। इसमें अगर हम स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस की बात करें तो व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस होता है फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं स्ट्रेस इज फोर्स, यहां पे बेसिकली कौन सा फोर्स, रीस्टोरिंग फोर्स कह सकते हो, रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ
क्रॉस सेक्शन जो होगा आपका वो क्या कहलाएगा, स्ट्रेस। दैट इज फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू स्ट्रेस। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि फोर्स अपॉन एरिया तो प्रेशर भी होता है, तो प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है। तो प्रेशर की जो डेफिनेशन होती है, प्रेशर अप्लाइड फोर्स पर यूनिट एरिया। ध्यान से देखिएगा, जिस भी सरफेस पे फोर्स अप्लाई किया जा रहा है उस सरफेस का एरिया डिवाइडेड बाय, मतलब उस सरफेस का एरिया से हम जो भी टोटल फोर्स अप्लाई करेंगे उसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे आपको जो है एफ रिस्टोर कर लो, और यहाँ पे फोर्स, यहाँ पे एरिया का हिस्सा क्रॉस सेक्शनल होगा, और यहाँ पर क्या होगा, अप्लाइड फोर्स होगा, और एरिया क्या होगा, कंप्लीट होगा उस सरफेस का। ठीक है, तो प्रेशर और स्ट्रेस में ये माइन्यूट सा डिफरेंस है, इनको बिल्कुल ध्यान से आप लोग देख लीजिएगा। फार्मूला दोनों का सेम है। यूनिट क्या होगी, जो यूनिट, अब जाहिर सी बात है इसकी यूनिट की बात करेंगे तो फोर्स की यूनिट क्या होगा, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट ये हो जाएगा। सीजीएस में अगर हम बात करेंगे तो सीजीएस यूनिट क्या आ जाएगा, डाइन पर मीटर स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पे प्रेशर के लिए भी होता है। ठीक है, तो ये इतनी चीज़ आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी कि स्ट्रेस क्या होता है, प्रेशर क्या है, और स्ट्रेस और प्रेशर में क्या जो मेन डिफरेंस है, जो मेन अंतर है वो क्या है, कैसे हम इसको पहचानेंगे कि ये कौन सा स्ट्रेस है, कौन सा प्रेशर है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कुछ नोट पॉइंट नोट कर लीजिए। एट इक्विलिब्रियम applied force is equal to restoring force। इक्विलिब्रियम की कंडीशन में अप्लाइड फोर्स और रिस्टोरिंग फोर्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है अगर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो उस केस में हम जो भी अप्लाइड फोर्स ले रहे हैं वही फोर्स रिस्टोरिंग के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। इतनी बात आई थिंक आपको क्लियर हो गई होगी। अब अगर हम टाइप्स ऑफ स्ट्रेस की बात करें, स्ट्रेस कितने तरह का होता है, तो टाइप्स ऑफ स्ट्रेस, इसमें बेसिकली अगर हम स्ट्रेस के टाइप्स की बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द अप्लाइड फोर्स, फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई किया जा रहा है उसके बेसिस पे स्ट्रेस जो है बेसिकली आपका दो टाइप का होता है। फर्स्ट वन इज अ नॉर्मल स्ट्रेस। ठीक है, फर्स्ट आपका क्या है, नॉर्मल स्ट्रेस, और जो सेकेंड पार्ट होता है इसका शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस। शियर स्ट्रेस ऑब्लिक टेंजेंशियल स्ट्रेस। ठीक है, तो अब बेटा यहाँ पे देखो शियर स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस या नॉर्मल स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो इसमें जो फोर्स होता है, फोर्स एक्ट नॉर्मल टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसमें जो फोर्स काम करता है, फोर्स एक्ट्स टेंजेंशियल ऑब्लिक पैरेलल टू द एरिया। ठीक है, जो भी क्रॉस सेक्शनल एरिया है यहाँ पे लेते हैं, यहाँ पे एरिया की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि क्रॉस सेक्शनल एरिया की ही बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब दोनों में डिफरेंस क्या है, जैसे कि एक रॉड हमने लिया,
अब अगर हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है, दिस इज अप्लाइड फोर्स, ठीक है। यहाँ पर अगर हम फोर्स ये अप्लाई कर रहे हैं तो ये क्या है, ये जो सरफेस है इस सरफेस के नॉर्मल फोर्स अप्लाई करें, यानी कि जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसके नॉर्मल डिफॉर्मिंग फोर्स आपका जो है वो नॉर्मल है, यानी इसके परपेंडिकुलर फोर्स काम कर रहा है, तो ये कौन सा स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करेंगे तो टेंजेंशियल के केस में जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो किसी एक फेस के अलोंग, जैसे कि मान लो इसका एक फेस ये है, एक फेस ये है, या इसको ऐसे, ठीक है, एक फेस ये है, तो किसी एक फेस के अलोंग फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो दोनों में डिफरेंस क्या है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की कह सकते हैं कि यहाँ पे नॉर्मल, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो, और अलोंग अ फेस, किसी एक फेस के अलोंग फोर्स अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ पे जो इसका एरिया होगा, इस फेस का एरिया लिया जाएगा, दैट इज फोर्स अपॉन ए, और यहाँ पे ए डैश ले लो, और यहाँ पे फोर्स अपॉन ए। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गई, ये नॉर्मल स्ट्रेस क्या होता है और ये शियर स्ट्रेस या टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होता है। अब इसकी बात से हम आगे फर्दर नॉर्मल स्ट्रेस की बात करेंगे। तो नॉर्मल स्ट्रेस को भी फर्दर कैटेगराइज्ड किया गया है, किसका कुछ कैटेगराइजेशन है, ठीक है, कैसे। नॉर्मल स्ट्रेस की अगर हम बात करें तो नॉर्मल स्ट्रेस फर्दर कैटेगराइज होगा दो पार्ट में। व्हाट आर द पार्ट्स, इसके जो पार्ट्स हैं, फर्स्ट वन इज अ बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। दूसरा आपका होता है, एक तो आपका हो गया बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, दूसरा आपका है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। अब ध्यान से देखिएगा, बल्क और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस नाम से क्लियर है कि इसमें क्या होगा, बल्कि, ठीक है। ये बेसिकली अप्लीकेबल होता है किसका, लिक्विड और गैसेस के लिए जो स्ट्रेस, यानी कि उनके बीच जो भी स्ट्रेस काम करता है, ठीक है, इसके लिए ये अप्लीकेबल होता है, ठीक है। और यहाँ पर आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की अगर हम बात करेंगे तो अगर 3 डायमेंशन है किसी भी बॉडी की, अगर 3 डायमेंशन, जैसे मान लीजिए कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तो उसमें से कोई एक डायमेंशन क्या हो, ग्रेटर हो बाकी दो से, ठीक है, कोई एक डायमेंशन बाकी 2 डायमेंशन से ग्रेटर हो। जैसे कि मान लो लेंथ जो है क्या हो, ब्रेथ और हाइट से की कंपैरिजन में ग्रेटर हो, तो वहाँ पे आपका लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस काम करता है। क्लियर है। तो ठीक है, अब एक एक करके देखते हैं। बल्क स्ट्रेस की प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करेंगे तो बल्क स्ट्रेस की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं वो क्या क्या हैं। बल्क स्ट्रेस की जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, सबसे पहली चीज क्या होगी कि ये कंप्लीट मटेरियल पे या कंप्लीट बॉडी पे ये काम करता है। इसमें क्या होगा कि शेप में चेंज नहीं होता है, मतलब इसका जो शेप होता है किसी भी बॉडी का वो चेंज ना करके वो सिर्फ क्या करता है, उसका जो वॉल्यूम है वो चेंज करता है। मतलब कि ये बेसिकली जो है वॉल्यूम में चेंज होता है। जैसे कि अगर गैस की बात करें, लिक्विड्स की बात करें, तो वहाँ पे ये फोर्स काम, मतलब यहाँ पर जो है ये स्ट्रेस काम करेगा। और ये स्ट्रेस बेसिकली क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है किसके लिए, जैसे कि वॉल्यूम में चेंज करने के लिए, ठीक है, यानी कि वॉल्यूम में चेंज करेगा। फोर्स जो अप्लाई होगा उस फोर्स के अलोंग जो भी टोटल सरफेस एरिया होगा जिस पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, वो टोटल सरफेस एरिया इसमें कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या चीज़ याद रखना है आपको कि इसमें टोटल सरफेस एरिया ऑन विच फोर्स अप्लाइड इज कंसिडर्ड, टोटल सरफेस एरिया इसमें कंसीडर किया जाएगा।
इसमें दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे कि हम यहाँ पे एक बॉल ले लिए, ठीक है, तो डिफॉर्मिंग फोर्स की अगर हम बात करें तो हर एक पॉइंट पर जैसे एक बॉल लिया, इसका शेप में कोई चेंज नहीं होगा, हर एक पॉइंट पर जो है फोर्स अप्लाई किया जाएगा और सब क्या होगा, इस सरफेस का नॉर्मल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसके वॉल्यूम में तो चेंज होगा लेकिन इसके शेप में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से इसके बारे में, उसी तरह से अभी हम आप लोग जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के बारे में डिस्कस भी करेंगे। तो उससे पहले हम लोग पहले बल्क मॉडुलस के बारे में या बल्क या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस का पहले पूरा सारे पॉइंट्स क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपका क्लियर हो गया। टोटल सरफेस एरिया जो कंसीडर किया जाएगा, हर एक पॉइंट पर नॉर्मल फोर्स काम करेगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस होता है या बल्क स्ट्रेस होता है वो प्रेशर में चेंज के इक्वल होता है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये जो है प्रेशर में चेंज के इक्वल इसलिए होता है क्योंकि चेंज इन प्रेशर ही जो है वो क्या है, वॉल्यूम में चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस की। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस में इसमें हमने अभी बताया कि लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस कब काम करता है, कि अगर मान लिया कि तीनों में से कोई एक डायमेंशन, लेंथ, ब्रेथ और हाइट में से कोई एक डायमेंशन ग्रेटर है, जैसे मान लिया इसमें हमने लेंथ को ग्रेटर ले लिया, तो लेंथ को ग्रेटर लेने का मतलब क्या है, और इस पर जो फोर्स अप्लाई किया जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पर मान लिया फोर्स अप्लाई किया गया, ठीक। कहने का मतलब जो साइज बड़ा होगा, ठीक है, उसके पैरेलल फोर्स अप्लाई किया जाएगा। यानी कि जो तीनों डायमेंशन में से जो डायमेंशन सबसे ग्रेटर होगी, जैसे लेंथ ग्रेटर है तो लेंथ के पैरेलल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। ब्रेथ ग्रेटर है तो ब्रेथ के लॉन्ग फोर्स अप्लाई किया जाएगा। हाइट ग्रेटर है तो हाइट के लॉन्ग फोर्स अप्लाई किया जाएगा, मतलब हाइट के पैरेलल फोर्स अप्लाई किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है कि दो तरह के फोर्सेस लगते हैं, एक हमारा कंप्रेसिव फोर्स हो सकता है, एक टेंसाइल फोर्स हो सकता है। मतलब कि इसकी वजह से अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीमेंट इन लेंथ अगर हो रहा है तो इसका मतलब ये बेसिकली किस में काम करता है, फॉर सॉलिड ओनली, ठीक है। इंक्रीमेंट इन लेंथ की अगर हम बात करें बेटा, तो इंक्रीमेंट इन लेंथ अगर हो रही है तो इस फोर्स को, मतलब इसकी वजह से जो स्ट्रेस होगा उसको हम बोलेंगे क्या, टेंसाइल स्ट्रेस। इसको अपन लोग बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। उसके बाद से अगर हम बात करें कि इनके लेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि जो डायमेंशन है उसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, मतलब कि डिक्रीमेंट हमारे फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसमें डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट इन लेंथ, तो इसको हम बोलेंगे क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसको हम बोलेंगे क्या, कंप्रेसिव स्ट्रेस, मतलब कि ये कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ कब, अगर लेंथ में इंक्रीज हो रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेंथ, अगर लेंथ में डिक्रीमेंट हो रहा है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, ठीक है। तो आई थिंक ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, स्ट्रेन। हमने स्ट्रेस के बारे में डिस्कस कर लिया, सारी चीज़ें स्ट्रेस क्या होती हैं, कब कहाँ पे कौन सा स्ट्रेस काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे किसके बारे में, स्ट्रेन क्या होती है, कितने वैरायटीज़ होते हैं स्ट्रेन के, और इसके बाद से हुक्स लॉ के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, मतलब कि स्ट्रेस और स्ट्रेन में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही, थैंक यू।